नमस्कार दोस्तों, राम राम सभी को। बेअदब अशार श्रृंखला का ये तीसरा एपिसोड है। पिछले कुछ एपिसोड्स में हमने देखा परवीन शाकिर जी की कुछ गज़लें, चंद अशार हमने देखे, गौर फरमाए, और एक नज्म हमने देखी। आगे बढ़ने से पहले जो लोग परवीन शाकिर जी से थोड़ा अपरिचित हैं, उनके लिए चंद बातें उनकी ज़िंदगी से मैं बताना चाहूँगा। परवीन शाकिर जी का जन्म 24 नवंबर 1952 कराची में हुआ था। जन्म के समय जो उनकी सिया सैयद फैमिली है, उन्होंने जो उन्हें नाम दिया था वो था सैयदा परवीन बानो। उन्होंने स्नातक की अपनी पढ़ाई पूरी की। अंडर ग्रेजुएट उन्होंने 2 डिग्रियां हासिल की, एक इंग्लिश लिटरेचर की, दूसरी लिंग्विस्टिक्स की। ये अंडर ग्रेजुएशन उन्होंने पूरा किया सर सैयद गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज से, और आगे चलकर इन्हीं दोनों सब्जेक्ट्स में उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन भी अपना कंप्लीट किया यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से। परवीन जी के वालिद साहब की यदि बात करें, शाकिर हुसैन साकिब साहब, तो वो अपने मिजाज के अपने ज़माने के पोएट रहे हैं। वो लोहिया सराय एक जगह है दरभंगा जिले में, बिहार, वहाँ से आते हैं। पार्टीशन के टाइम पर उन्होंने अपने परिवार के साथ भारत से हिजरत कर कराची जाने का फैसला किया। परवीन शाकिर जी ने पीएचडी भी पूरी की और उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन एमए की एक और डिग्री ली बैंक एडमिनिस्ट्रेशन में। शुरुआती दिनों में वो बीना पेन नेम का इस्तेमाल किया करती थी अपनी गज़ल और नज्म के लिए। आगे चलकर 1982 में परवीन शाकिर जी ने सिविल सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान ज्वाइन किया। बेसिकली उन्होंने सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज CSS का एक एग्ज़ाम होता था पाकिस्तान में, उसे क्वालिफाई किया, और जो पहली पोस्टिंग उन्हें मिली वो कस्टम डिपार्टमेंट में एज अ गवर्नमेंट ऑफिसर मिली। 4 साल बाद 1986 में उनका चयन किया गया सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में, जो कि आज के समय में जाना जाता है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के नाम से, इस्लामाबाद पाकिस्तान में। 1991 में शाकिर जी को एक और आला दर्जे का मुकाम हासिल हुआ, जो कि था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से पोस्ट ग्रेजुएशन एमए की डिग्री फ्रॉम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। उनके लिखने की जो विधा है, जो तकनीक है, यदि हम उस पर गौर करें तो हम पाएंगे कि परवीन जी की सबसे ज़्यादा गज़ल और आज़ाद नज्म, इनका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हुए उन्होंने अल्फाज को एहसास की खुशबू देने का बेहतरीन, काबिल तहसीन, काबिल तारीफ काम किया है। 26 दिसंबर 1994 को एक सड़क हादसे में परवीन शाकिर जी का इंतकाल हो जाता है, और उर्दू अदब की दुनिया जो पहले परवीन जी की मौजूदगी से एक निस्वानी नज़ाकत, जिसे कि फेमिनाइन डेलिकेसी, फेमिनाइन ग्रेस कहते हैं, एक निस्वानी नज़ाकत से जो मामूर थी, भरी हुई थी, वो उनके जाने के बाद काफ़ी तन्हा सी महसूस होती है। पिछले एपिसोड्स में कुछ अशार जो हमने गौर फरमाए थे, उन्हीं अशारों के सहारे उस पूरी गज़ल को हम देखते हैं, गौर फरमाते हैं। मिसरा गौर फरमाइएगा कि कू बकू फैल गई बात सनाशाई की। कू बकू माने गली दर गली, हर जगह, और बात सनाशाई की, शनासाई का माने है जान पहचान, किसी से मुलाकात, मिलना जुलना या परिचित होना, तो उसकी बात गली दर गली फैल जाना, उस पर ये शेर है। जो एक कहावत भी है उर्दू अदब में कि इश्क मुश्क और खांसी ये खुश्क छुपाए नहीं छुपते, कि यानी इश्क और मुश्क, मुश्क बोलते हैं कस्तूरी को जो महकता है, बहुत तेजी से उसकी महक होती है, और खांसी ये खुश्क यानी जो सूखी खांसी होती है वो छुपाए नहीं छुपती। तो उसी पर ये एक शेर है कि कू बकू फैल गई बात सनाशाई की। ऐसा फर्ज करें कि किसी से मिलने की, मुलाकात की जो बात है वो हर गली हर जगह फैल गई है, और कैसे उसने खुशबू की तरह मेरी पजीराई की। पजीराई का मतलब होता है स्वागत, किसी का वेलकम करना, किसी की खातिरदारी, किसी की आवभगत करना। तो खुशबू की तरह यदि आपका कोई स्वागत करे तो जाहिर सी बात है ऐसी हालत में ये मुलाकात हर गली हर दरीचे पहुंचनी तो बनती है। अगला शेर फर्ज करें कि कैसे कह दूं कि मुझे छोड़ दिया है उसने, कैसे कह दूं कि मुझे छोड़ दिया है उसने, बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। शेर देखिएगा, वो कहीं भी गया लौटा तो मेरे पास आया, वो कहीं भी गया लौटा तो मेरे पास आया, बस यही बात है अच्छी
मेरे हर जाई की। शेर पढ़ते और समझाते समय अक्सर एक बात जो जहन में आती है, जो मैंने सीखी है, वो ये है कि अपना जो ख्याल है उसे अधूरा छोड़ें, उसे पूरा ना करें, उसे अधूरा रहने दें। और जब ये अधूरा रहता है तो देयर इज अ चांस, देयर इज अ रूम फॉर स्पेकुलेशन। और जहां भी स्पेकुलेशन के चांसेस हैं वहां पे इंगेजमेंट ज्यादा होती है, कि जहां आप ऑडियंस के डिस्क्रिप्शन पे, सुनने वालों के डिस्क्रिप्शन पे आप ये छोड़ देते हैं कि वो क्या समझते हैं, वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से क्या निष्कर्ष निकालते हैं इस शेर का, इस रुबाई का, इस मिसरे का या इस नज्म का, तो वही शेर मुकम्मल हो जाता है। जैसे कि अगला शेर को और फरमाएं कि बहुत ही बेहतरीन आला दर्जे का शेर है परवीन जी का, और ये केवल और केवल एक स्त्री की कलम से ही निकल सकता है। शेर है कि तेरा पहलू तेरे दिल की तरह आबाद रहे। पहलू बोलते हैं करवट को, जो नींद लेते समय जब हम करवट लेते हैं तो उसे, उस समय जो अवस्था होती है उसे करवट बोलते हैं, पहलू। और शरीर का जो बायां हिस्सा है, जिस साइड दिल होता है, उसे भी हम पहलू के टर्म से रिफर करते हैं कई बार। तो शेर है कि तेरा पहलू तेरे दिल की तरह आबाद रहे, तुझ पे गुजरे ना कयामत शबे तन्हाई की। शबे तन्हाई मतलब शब माने रात, तन्हाई माने अकेलापन। जो तू नींद में करवटें लेता है वो तेरे दिल की तरह ही आबाद रहे। क्यों? क्योंकि तुझ पे मैं नहीं चाहता, या मैं नहीं चाहती कि तुझ पे शबे तन्हाई का वो कहर, वो कयामत गुजरे। और अकेलेपन की जो वो रात होती है उसके बारे में मुझे आपको बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम सब उस दौर से कहीं ना कहीं, किसी न किसी मोड़ पर गुजरे हैं। देख, आखिरी बार गौर फरमाए, तेरा पहलू तेरे दिल की तरह आबाद रहे, तुझ पे गुजरे ना कयामत शबे तन्हाई की। शेर देखें कि उसने जलती हुई पेशानी पे जब हाथ रखा। पेशानी बोलते हैं माथे को, और इसके एक और मायने है पेशानी के, किस्मत को भी कहते हैं। तो इस शेर का मैंने वही कहा जो आपको, कि स्पेकुलेशन पे काफी हद तक हमें छोड़नी होती हैं चीजें। तो यदि आपको लिटरल सेंस जाना है तो आप इसे माथा समझ के पहले एक बार शेर पढ़ेंगे हम, और उसके बाद फिर उसका जो दूसरे माने हैं किस्मत। और फरमाइए, उसने जलती हुई पेशानी पे जब हाथ रखा, कि उसने जलते हुए माथे पे जब हाथ रखा, रूह तक आ गई तासीर मसीहाई की। रूह तक आ गई तासीर मसीहाई की। तासीर बोलते हैं असर, प्रभाव पड़ना किसी चीज का, और मसीहाई उसे बोलते हैं पैगंबर से जोड़ते हैं। आला दर्जे के चारागर हैं, उन्हें भी हम कभी कभी बोलते हैं कि उनकी मसीहाई है, उनकी कृपा है। अब शेर गौर फरमाए कि उसने जलती हुई पेशानी पे जब हाथ रखा, रूह तक आ गई तासीर मसीहाई की। कि मतलब रूह तक आराम आ गया उसकी मसीहाई का, उसकी जादूगरी का। पेशानी के माने ये भी हैं कि किस्मत। तो आप इस तरह से महबूब को देख रहे हैं कि रूह की सेहत है उसको भी बेहतर करने में सक्षम है, और जो आपकी शारीरिक चोटें हैं उसको भी ठीक करने में वो काबिल है। तो ये रूहानी तौर पर और जिस्मानी तौर पर बहुत ही मुकम्मल शेर है। इस गजल का आखिरी शेर देखें, अब भी बरसात की रातों में बदन टूटता है। परवीन जी का बेंचमार्क जो है वो इस शेर में आपको दिख जाएगा। गजल का आखिरी शेर है, गौर फरमाइए, अब भी बरसात की रातों में बदन टूटता है, जाग उठती है अजब ख्वाहिशें अंगड़ाई की। जाग उठती हैं अजब ख्वाहिशें अंगड़ाई की। आगे बढ़ते हैं एक नज्म की ओर। नज्म का नाम है एक्सटेसी, अंग्रेजी का शब्द है, गौर फरमाइएगा। सब्ज मध्यम रोशनी में सुर्ख आंचल की धनक, सर्द कमरे में मचलती गर्म सांसों की महक, बाजुओं के सख्त हल्के में कोई नाजुक बदन, सिलवटें मलबूस पर, मलबूस बोलते हैं कपड़े को, जो हम कपड़ा परिधान हिंदी में बोल सकते हैं। गौर फरमाएं, बाजुओं के सख्त हल्के में कोई नाजुक बदन, सिलवटें मलबूस पर आंचल भी कुछ ढलका हुआ। कि सिलवटें पड़ी हुई हैं कपड़ों पर भी और आंचल भी कुछ ढलका सा है। गर्मी ए रुखसार से दहकी हुई ठंडी हवा। बेहतरीन मिसरा है कि रुखसार बोलते हैं गालों को,
तो गालों की जो गर्मी है रुखसार से दहकी हुई ठंडी हवा। आमतौर पर ठंडी हवा से जो गाल अगर गर्म है भी तो वो ठंडे हो जाते हैं या हो जाने चाहिए, पर यहाँ पर विरोधाभास का काइंड ऑफ प्रयोग किया है। नर्म जुल्फों से मुलायम उंगलियों की छेड़छाड़। अगला शेर जिस निस्वानी रंग, जिस फेमिनाइन टोन की मैं बात कर रहा था, वो इस मिसरे में आपको देखने को मिलेगा। सुर्ख होठों पर शरारत के किसी लम्हे का अक्स बोलते हैं इमेज, प्रतिबिंब को, छाया किसी की। तो सुर्ख होठों पर शरारत के किसी लम्हे का अक्स, रेशमी बाहों में चूड़ी की कभी मध्यम खनक, शर्मंगी लहजों में धीरे से कभी चाहत की बात। इसको शबीना अदीब जी ने अपनी गजल में बखूबी पिरोया है और उस गजल का पहला मिसरा, खामोश लब हैं झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है, अभी तकल्लुफ है गुफ्तगू में, अभी मोहब्बत नई नई है। उसी से मिलता जुलता ये शेर है कि शर्मांगी लहजों में धीरे से कभी चाहत की बात, कि चाहत की बात बहुत जोर से नहीं हो सकती, बहुत तेज नहीं होती। क्यों? क्योंकि अभी तकल्लुफ है गुफ्तगू में, अभी मोहब्बत नई नई है। आगे और फरमाइए कि दो दिलों की धड़कनों में गूंजती थी एक सदा, दो दिलों की धड़कनों में गूंजती थी एक सदा, कांपते होठों पे थी अल्लाह से सिर्फ एक दुआ। क्या? कि काश ये लम्हे ठहर जाएं जरा। चंद कुछ अशार हैं, शेर है फर्ज करें। पहला जो अशार है वो ह्यूमन नेचर की बहुत दिलचस्प बात यह है कि हम हर खुश मिजाजी का काम इस उम्मीद से करते हैं कि हमारा पसंदीदा शख्स उस पल हमारे साथ हो, और जब वो नहीं होता तो जो नाउम्मीदी हमारे अंदर घर कर जाती है कि अब क्या फायदा ये करके, जिसके लिए हम ये करें, किसके लिए हम ये करें जब वो है ही नहीं। तो ऐसी जो भावनाएं हैं जब मन में उठती हैं तो उस पर ये शेर है, बहुत ही बेहतरीन शेर। गौर फरमाएं कि अब तो इस राह से वो शख्स गुजरता भी नहीं, अब किस उम्मीद पे दरवाजे से झांके कोई। अगला जो शेर है वो अनदर टेंडेंसी है ह्यूमन नेचर से जुड़ी हुई, कि हम बुरे वक्त में अक्सर कोशिश करते हैं सब कुछ अकेले हैंडल करने की। ये जो टेंडेंसी होती है हमारी, आई एम फाइन ये बोलने वाली, और जब तक हमें ये एहसास होता है कि नहीं, वी आर नॉट फाइन, आई एम नॉट फाइन, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। और इसी को बखूबी शब्दों में, अशार में पिरोया है परवीन जी ने। गौर फरमाए शेर कि हम तो समझे थे कि जख्म है भर जाएगा, हम तो समझे थे कि जख्म है भर जाएगा, क्या खबर थी रगे जा में उतर जाएगा। कि हमने तो सोचा था ये हल्की सी चोट है, जख्म है भर जाएगा, क्या खबर थी, हमें क्या खबर थी कि हमारे जहन से लेकर जिस्म को खा जाएगा अंदर ही अंदर। आखिरी जो शेर है वो इस बात पर है कि किसी भी दर्जे की कामयाबी यदि हासिल करनी हो और कामयाबी की कुर्बत चाहिए तो जग हंसाई का पात्र तो बनना पड़ेगा। अब इस क्रम, इस दौर में पहला तंज, पहला उपहास किस ओर से आता है, देखने वाली बात बस ये होती है कि वो तंज, वो उपहास दुश्मन का होगा या अपने किसी दोस्त का होगा। शेर गौर फरमाइएगा कि दुश्मनों के साथ मेरे दोस्त भी आजाद हैं, देखना है खींचता है मुझ पे पहला तीर कौन। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए शबा खैर।